नमस्कार साथियों। प्यारे बच्चों, सिमिलरिटी पे हम बात कर रहे थे और हमने सिमिलरिटी की जो थ्योरी थी वो हमने पढ़ रखी है। सिमिलरिटी कितने तरह से प्रूव होती है ये हमने पढ़ रखा है, और अगर सिमिलरिटी प्रूव हो भी गई तो क्या होगा हमने ये भी पढ़ रखा है। क्लियर है मेरे भाई? सिमिलरिटी को हमने 3 सिमिलरिटी के नियम पढ़ाए थे। सिमिलरिटी के 3 नियम कौन कौन से थे? एक रूल था बच्चे सास रूल, सास SAS। एक तो ये था। दूसरा था बच्चे सास के बाद क्या नियम था? आ को ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? और तीसरा नियम था ये मैं पढ़ा चुका हूं। क्लियर है मेरे विद्यार्थी? सिमिलरिटी में और सर्वांग क्षमता में अंतर इतना है कि सर्वांग क्षमता में तो भुजाओं की लंबाई को बराबर फीते से नाप के लेते हैं, लेकिन सिमिलरिटी समरूपता में लंबाई को मापते नहीं है बल्कि उनके रेशो को समान लेते हैं। क्लियर है? सर्वांग क्षमता का मतलब है न्यों की त्यों एजिटेज होना चाहिए, और समरूपता का मतलब है वैसा लगना चाहिए। जैसे मेरा और मेरा फोटो, मेरा जो फोटो है वो छोटी सी जेब में आ जाता है, इसका मतलब वो मैं नहीं हूं, वो मेरे जैसा है। क्लियर है? ये समरूपता में अंतर है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि अगर हमने 2 त्रिभुजों को समरूप साबित कर दिया तो क्या होगा? तो होगा ये बेटा कि जो भुजा होंगी उनकी लंबाई में जो रेशो होगा वो समान होगा। क्लियर है? भुजा बट्टे भुजा मतलब है पहले वाले त्रिभुज की साइड और दूसरे वाले त्रिभुज की साइड का जो रेशो होगा वो बराबर होगा किसके? परिमाप पेरीमीटर के बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? हाइट के बराबर होगा, H1/H2। ये होगा कब? जब 2 त्रिभुजों को हम समरूप साबित कर देंगे। किसकी सहायता से करेंगे? तो समरूप साबित करने के लिए 3 रूल्स थे। क्लियर है विद्यार्थी? H1/H2। और मैं तुमसे पूछूं परपेंडिकुलर लंबाई, लंब जिसे कहते हैं लंब 1 बट्टे लंब 2, हाइट भी कह दो या लंब कह दो, एक ही बात है। क्लियर है? या फिर अर्ध परिमाप का मतलब है सेमी पेरीमीटर S1/H2, या फिर परिवृत्त की त्रिज्या R1/R2, या फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r1/स्मॉल r2। और इसमें जो खास बात थी जहां पे विद्यार्थी गलती करता है वो था एरिया। पहले त्रिभुज का एरिया और दूसरे त्रिभुज का एरिया। तो आप एरिया को ऐसे A1/A2 नहीं लिख सकते, एरिया को आपको अंडर रूट के अंदर ही लिखना होगा, क्योंकि एरिया जो होता है वो द्विविमीय होता है, 2 डायमेंशनल होता है। और अगर मैंने यहाँ पर द्विविमीय को अगर बिना स्क्वायर रूट लगाए लिख दिया तो फिर तो ये रेशो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो क्षेत्रफल है उसे हम वर्गमूल में रखते हैं। क्लियर है? और ये क्या है? जैसे 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। अब ये त्रिभुज इस जैसा लग रहा है तो ये समरूप मान लो हमने साबित कर दिए। समरूप साबित करने के हमारे पास 3 नियम थे, सास, आ और श। क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है, हम देखते हैं और हमने क्या कहानी पढ़ी। अब विद्यार्थी एक चीज और हमने पढ़ी वो ये थी कि कल को हम ऐसे करें कि एक त्रिभुज ले लें और उस त्रिभुज के ये मध्य बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं बेटा? 3 मध्य बिंदु हैं। इन तीनों को अगर मिला दें तो ये जो बीच वाला त्रिभुज बनता है, ये मध्य बिंदुओं से मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो त्रिभुज है ये 1/4 होता है। 1/4 होता है किसका? बड़े त्रिभुज का। वापस से देख लेंगे। अगर हमें बड़े त्रिभुज का एरिया पता है कि बड़े त्रिभुज का एरिया 40 है, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कितना है? 40। कौन से वाले त्रिभुज के एरिया की बात कर रहा हूं बेटा मैं? तो मैं ABC की बात कर रहा हूं। अगर ABC का एरिया 40 है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि PQR का एरिया क्या होगा बच्चे, तो 40 का आप 1/4 कर देना और इसका आंसर होगा 10। इसका मतलब है ये 10 का होगा, ये 10 का होगा, ये 10 का होगा, और ये जो बन रहा है बीच में वो भी कितने का होगा? 10 का होगा। लेकिन कई बार ये होता है बच्चे, ध्यान से देखना मेरे भाई, जैसे हमने इसका मध्य बिंदु ले लिया, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, इन तीनों को मिला दिया। अब क्या करा? उसका मन फिर भी नहीं भरा। अब उसने क्या किया? इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु ले लिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। और अब आप देखेंगे विद्यार्थी ABC एक त्रिभुज है, बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई। और ये एक और त्रिभुज था जिसका नाम PQR था, और एक और त्रिभुज उसने अंदर ले लिया, इसका नाम है X, Y और Z। और हमसे कह दिया, ध्यान से देना देखना मेरे भाई, हमसे कह दिया कि त्रिभुज ABC का जो एरिया है, त्रिभुज ABC का एरिया है वो 256 है, 256 वर्ग मीटर है या 256 मीटर स्क्वायर है।
एक ही बात है ना, वर्ग मीटर बोलो या मीटर स्क्वायर बोलो। एबीसी का जो एरिया है वो कितना है, 256 मीटर स्क्वायर है। और मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, और पी क्यू आर का अगर मैं एरिया पूछूं मेरे बच्चे, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, पी क्यू आर का जो एरिया होगा मैं कह चुका हूं वो बड़े त्रिभुज का 1/4 होगा, 1/4 होगा। 1/4 इंटू बड़ा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज कौन सा है 256, तो आप ये देखेंगे 4 छिका के 24, 4 चौके की 16, तो पी क्यू आर का जो एरिया आ जाएगा वो 684 आ जाएगा। और अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि त्रिभुज जो पी क्यू आर है उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनाए त्रिभुज एक्स बाई जेड, हाँ या ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि त्रिभुज एक्स बाई जेड का एरिया क्या होगा, तो एक्स बाई जेड का एरिया होगा 1/4 इंटू पी क्यू आर का एरिया। इसका मतलब है 64 का 1/4, और इस सवाल का जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 16। समझ पाए मेरी बात? बड़े वाले से अगर अंदर वाले पे प्रवेश करेंगे तो जो रेशो बनेगा वो बनेगा 4:1। इसका मतलब है बड़े वाला चौगुना होगा और छोटे वाला उसका 1/4 होता है। क्लियर? दूसरा तरीका ये भी देख लें आप, अगर बड़े वाले पे से सीधे अंदर वाले पे जाना है तो वो 1/4 एक बार हो जाएगा और 1/4 एक बार हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/16। इसका मतलब है अगर बड़े वाले का पता है और उसके अंदर वाले का पता करना है तो 1/4, उसके भी अंदर वाले का पता करना है तो 1/16, उसके भी अंदर वाले का पता करना है तो 1/64, उसके भी अंदर वाले का पता करना है तो 1/256। क्लियर है? मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते जाएंगे तो 1/4 की पावर में वो चलता जाएगा। क्लियर है? डायरेक्ट भी मैं निकाल सकता था, एबीसी का मुझे पता था 256 है, और 256 से डायरेक्ट ही अंदर वाले में जाऊं तो 1/4 1/4 दो बार होने के बाद वो बन जाएगा बच्चे 1/16, और 16 से ये 16 बार कटता है, आप तो जानती हैं 16 का वर्ग भी होता है, तो अंदर वाले एक्स वाई जेड का जो एरिया आया बच्चे वो 1/16 आया। मैं आपको ये बता चुका हूँ। क्लियर है? चलिए देखते हैं कहानी हमारी कहाँ तक पहुंची थी। समरूपता के रूल्स हम पढ़ चुके थे, सारे नियम हमने पढ़ लिए बच्चे। ये भी बता दिया, थेल्स की थ्योरम मैंने बताई दी कि थेल्स की थ्योरम क्या कहती है, और ये वाली बात मैंने अभी जस्ट बताई है। ये देखो, ये ए बी सी एक बड़ा त्रिभुज है, और हमें अगर पी क्यू आर मतलब है पहले हमने ये बनाया, उसके अंदर एक और बनाया, तो उसका जो एरिया होता है वो 1/16 होता है। अगर मैं इसके अंदर भी बना दूं, देखें बच्चे, इसके अंदर एक और बना दूं, मैं इस बिंदु को उठा लूं, इसको उठा लूं, इसको उठा लूं, तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका बच्चों सबसे पहले का, फिर उसके अंदर जाएंगे तो 1/4, फिर अंदर जाएंगे तो 1/16, और अंदर गए तो 1/64 हो जाएगा। आप मेरी बात शायद समझ पाए होंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। साथियों ये क्वेश्चन है, अब आप ये देखें इस क्वेश्चन को। देखें विद्यार्थी, यदि दो त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर में, बच्चों दो त्रिभुज दे रखे हैं, जैसे मैं त्रिभुज बना लूं, हालांकि बनाने का कोई मूल्य नहीं, लेकिन आप फिर भी देख लें एक बार। एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है बच्चे पी क्यू और आर। क्लियर है मेरे भाई? और ये दोनों त्रिभुजों के बारे में कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है। इसका मतलब है ये जो रेशो दे रखा है बच्चे, रेशो देखें आप क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है ए बी अपॉन क्यू आर। क्लियर है? बराबर दे रखा है बी सी अपॉन पी आर, और बराबर में दे रखा है विद्यार्थी सी ए अपॉन पी क्यू। मेरे बच्चे ध्यान से देखें, तो अगर ये रेशो तीनों में सेट है, अगर तीनों में बराबर है, तो ये बात पक्की है कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तभी तो ये पॉसिबल है। अब ये सारे ही त्रिभुज वही हैं, इस नाम को एबीसी को मैं बीसीए भी बोल सकता हूं, और पी क्यू आर को मैं क्यूपीआर भी बोल सकता हूं। त्रिभुज दोनों के बीच सिमिलरिटी का ही निशान है, और दोनों त्रिभुज यही हैं। लेकिन मैंने तुमसे पिछली वीडियो में भी कहा है कि सिमिलरिटी में और सर्वांग क्षमता में नाम देना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब देखो नाम पे ही प्रश्न है, एलडीसी 2017 में नाम कैसे देना होता है। देखें, अगर मैं इस वाली बात को प्रूव करूं बच्चे, तो ये सवाल निकालेगी पी क्यू अपॉन सी ए। सी ए बोलूं या ए सी बोलूं, दोनों एक ही बात होती है। सी ए बोलो या ए सी बोलो, पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, दोनों एक ही बात है। ये पहली, ये दोनों पी क्यू ले ली, तो इधर से सी ए ले ली, और बच्चे यहां से लेंगे क्यू आर, यहां से क्यू आर लेंगे तो यहां ले लेंगे बेटा ए बी, और यहां से अगर पी आर लेंगे, पी आर या आर पी ए की बात है ना, पी आर लेंगे तो यहां से लेंगे सी बी। अब आप ये देखेंगे क्या आपसे ये मैच खा रहा है, ए बी अपॉन क्यू आर, बिल्कुल ए बी अपॉन क्यू आर। ऊपर कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, अगर आपने ऊपर पी क्यू आर त्रिभुज लिया है तो कोई बात नहीं,
जैसे यहाँ पर इसने ऊपर ABC लिया है तो कोई बात नहीं, रेशो इज द रेशो, ऊपर लिख लो या फिर नीचे लिख लो। अगर ऊपर लिख रहे हैं तो फिर एक ही त्रिभुज का नाम लिखें ऊपर, ऐसे नहीं कभी AB ले लिया ऊपर कभी PQ ले लिया, ऐसे नहीं चलता, मैं बता चुका हूँ सिमिलरिटी में। बच्चे देखें AB अपॉन QR मैच खा रहा है क्या? बिल्कुल सर मैच खा रहा है AB अपॉन QR। BC अपॉन PR, BC अपॉन PR ये भी मैच खा रहा है। और अगला कौन है मेरे बच्चे? CA अपॉन PQ, CA अपॉन PQ। अब ये ऑप्शन भी मैंने नहीं बनाए, पेपर भी मैंने नहीं बनाया, तो इसका मतलब है जैसे ही मैंने इसे एलेबोरेट किया, इसे खोला तो ये रूप निकल के आया। अगर मैं बाई द वे इसे खोलता तो देखो ये क्या रूप छोड़ता, ये छोड़ता PQ अपॉन AB बराबर QR अपॉन BC बराबर PR अपॉन AC, ये रूप निकालता। क्या ये रूप इससे मिल रहा है? AB अपॉन QR, देखो AB अपॉन QR नहीं है इसमें, इसका मतलब है ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन भी उन्होंने ही दिए थे। बच्चे इस सवाल से हमें आइडिया लग गया कि नाम देना किसी त्रिभुज का कितना महत्वपूर्ण है। क्लियर है? नाम आपको उसी हिसाब से देना है जिस हिसाब से रेशो सेट है। अब रेशो अगर ऐसा है तो नाम उस पर यही जचेगा, ये नाम गलत हो जाएगा, ये नाम गलत हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। मेरी बात आप लोगों तक समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि ये बराबर का निशान तो इन्होंने गलत ही लगाया, त्रिभुज ABC कॉमा त्रिभुज DEF में, ओहो ये भी रेशो का ही खेल है क्या? देखें बेटा, त्रिभुज ABC है कोई, ये रहा A B और C, और एक और त्रिभुज दे दिया इन्होंने DE और F, DE और F। अब वो कह रहा है AB अपॉन DE, देखेंगे बच्चे AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF, BC अपॉन EF बराबर CA अपॉन FD, CA अपॉन FD। बच्चे CA या AC बोले या FD या DF बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 7वीं में बच्चे ये ज्योमेट्री 6वीं क्लास से सिस्टम में आ जाती है, क्लास 6 से, तो हमें ये समझ आती है, थोड़ा बहुत समझ आती है कहानी। इनकी भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है बच्चे 3:5 होता है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अगर इनकी भुजाओं में ये बराबर का निशान है, इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, और अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं तो जो भुजाओं में अनुपात होता है वही इनकी लंब में अनुपात होता है, वही इनकी हाइट में अनुपात होता है, वही अनुपात इनकी त्रिज्या में होता है, वही अनुपात परिमाप में, वही अर्ध परिमाप में। मैंने खूब बता दिया, इससे ज्यादा मेरी क्षमता भी नहीं है। क्लियर? आप पुरानी वीडियो देख लें, इससे पिछली वाली जो वीडियो है, तो बराबर में ये होता है √A1 अपॉन A2 के। क्लियर है? ये किसके बराबर होता है? √A1 अपॉन A2। इसका मतलब है इसका एरिया बट्टे इसका एरिया। AB BC ऊपर दिया है ना, तो इसको A1 मान लिया और इसको A2 मान लिया, लेकिन एरिया का जो अनुपात होता है वो रूट में आता है। रूट में क्यों आता है? एग्जैक्टली क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है उसका जो इकाई होती है वो वर्ग मीटर होती है या मीटर स्क्वायर होती है, और इनकी सबकी इकाई, भुजाओं की इकाई और लंब की इकाई या परिमाप की इकाई मीटर होती है। तो मीटर स्क्वायर को स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चे अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये बचेगी A1 और ये बचेगी A2। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ये उठेगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर चढ़ेगा, तो ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 9/25 है क्या किसी ऑप्शन में? ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। अगला देखेंगे बच्चे, यदि दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर हैं, ठीक है, शीर्ष कोण बराबर हैं तो मेरा काम हो रहा है, दोनों त्रिभुज सिमिलर है। शीर्ष कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। दो त्रिभुज है कैसे भी हों, समद्विबाहु हैं, ये अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है। और उनके एरिया दे रखे हैं, ये बड़ा वाला 25 है और छोटे वाले का एरिया 16 है। उनकी संघर्ष शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा? संघर्ष शीर्ष लंब मतलब है परपेंडिकुलर, लंब पूछे हैं, लंब 1 बट्टे लंब 2। बच्चे में हाइट पूछ लेता, ऊंचाई, हाइट 1 अपॉन हाइट 2 ये, या फिर मैं पूछ लेता परिमाप 1 अपॉन परिमाप 2, या मैं पूछ लेता सेमी पेरीमीटर S1 अपॉन S2, या मैं भुजाओं की लंबाइयों में अनुपात पूछ लेता, भुजा पहले की बट्टे भुजा दूसरे की, तो वो आता है बच्चे, अभी बताया है जस्ट √A1 अपॉन A2। क्लियर है? तो इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 5 आएगा और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 4 आएगा। तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा बच्चे? ये 16 का वर्गमूल 4 आता है
और 25 का वर्गमूल 5 आता है। ऑप्शन ध्यान से देख लेना, 5 और 4 नहीं है, क्योंकि पहले 16 लिखा है तो 16 का वर्गमूल 4 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 आएगा। 25 का वर्गमूल 5 आएगा, लेकिन इसने 25 को बाद में लिखा है ना, 25 को बाद में लिखा है, तो ये 5 और ये 4, और ये इस सवाल का सी इस सवाल का राइट आंसर है। क्लियर है मेरे भाई? आप मेरी बात समझ गए होंगे शायद। अगला क्या सवाल है, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर है और उनके क्षेत्रफल दे रखे हैं। ठीक है, त्रिभुज एबीसी छोटा बना लेता हूं मैं अब की बार, क्योंकि वो त्रिभुज एबीसी को छोटा बता रहा है और जो पीक्यूआर है उसको बड़ा बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर ये दोनों सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं बच्चे तो इतनी गणित में समझ पाया कि त्रिभुज एबीसी सिमिलर है पी क्यू और आर के, तो मैं देखो सिस्टम बना रहा हूं, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर होगा बच्चे ए सी बट्टे पी आर के, और बराबर होता ही मैं जानता हूं अंडर रूट A1 अपॉन A2 के बराबर H1 अपॉन H2 L1 अपॉन L2। ये सारी बातें 100 बार से ज्यादा बार मैं बोल चुका हूं। अब वो क्या कह रहा है, यदि ए बी बराबर 2.5 है, इसकी लंबाई कितनी बता रहा है, 2.5 है, और इनके एरिया कितने बता रहा है वो 25 और 36। क्लियर है, इसका एरिया बता रहा है 25 और इसका एरिया बता रहा है 36। और ए बी और पी क्यू पूछ रहा होगा फिर, बिल्कुल ठीक है। तो देखो बेटा हमें ये रिलेशन ले लेना है, ए बी अपॉन पी क्यू हमने ले लिया और बराबर में लिख लिया अंडर रूट A1 की वैल्यू है 25 और A2 की वैल्यू दे रखी है 36। क्लियर है, और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई ने, तो ए बी की वैल्यू दे रखी है 2.5। कोई दिक्कत नहीं, बच्चे ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6। दशमलव हटेगी बेटा तो जीरो इधर बढ़ जाती है, 25 से 2 बार जाएगा और 2 से ये 3 बार जाएगा, कैंची गुणा होगा मेरे भाई, ये तो जानते ही होंगे आप। पी क्यू की जो वैल्यू आने लग रही होगी वो आ रही होगी 3 या 3.0, एक ही बात है। और ए फॉर अलवर इस सवाल का राइट आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखेंगे बच्चे, दिए गए चित्र में x का मान बताएं। अच्छा, x मतलब इसकी लंबाई है। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं भैया, ध्यान से देखना है ना, सिमिलरिटी के रूल नहीं आते होंगे तो मत देखना, नहीं आएगा समझ में। क्लियर है, इसकी लंबाई इसने x दे दी है और इसकी लंबाई a दे दी है और इस त्रिभुज का नाम दे दिया है LM और ये n है और ये क्या है k है, और इसकी लंबाई इसने दे दी है बच्चे c दे दी है। अब मैं तुमसे ये बात पूछना चाह रहा हूं कि ये जो है और ये जो है ये एंगल समान है, ये 46 है और ये भी 46 है। अगर ये एंगल समान है तो ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी, तभी तो ये संगत कोण समान है। और ये जो है कोण ये तो कॉमन ही है, ये कॉमन है थीटा। अगर ये कॉमन है थीटा तो अब ध्यान से देख लेना मेरे भाई, मैं नाम दे रहा हूं त्रिभुज के एन और ऊपर कुछ है क्या पी, के एन पी सिमिलर है त्रिभुज के एम एल के। अब देखो नाम कैसे दिए, आप देखें के पे जो एंगल बन रहा है वही इस वाले के पे बन रहा है। बोलो दोनों में कॉमन है कि नहीं है, बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में के कॉमन है, थीटा बन रहा है के इसमें भी और बड़े वाले में भी थीटा बन रहा है के पे। अब एन पे देखें, एन पे 46 है छोटे वाले में और बड़े वाले में जो एम है उस पे 46 है। अब बचा ये वाला एल और ये वाला पी, तो यहां पर आप कुछ भी मान लें, आप एल्फा मान लें तो यहां पे भी क्या बनेगा, एल्फा बनेगा, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो अब मैं दावे से कह पाया कि के एन पी सिमिलर है के एम एल के। और कौन से नियम के थ्रू, इस नियम के थ्रू, आ नियम के थ्रू या फिर आ नियम के थ्रू, एक ही बात है, दोनों नियम एक ही है ना। अगर दो एंगल समान है तो तीसरा तो गैर राजी से समान होता है। क्लियर, अब क्या करना होता है, अब हमें ये करना होगा बच्चे। अब इसने क्या पूछा है हमसे, x का मान पूछा है, मतलब ये भुजा की लंबाई पूछी है। कोई नहीं, अब क्या करें फिर, अब हम करेंगे क्या, अब कुछ और दे रखा है क्या, कुछ नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, और नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। हमसे पूछिए x की लंबाई, अब b प्लस ए, बी कहाँ है फिर, b तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब है b कहाँ है, b फिर ये होगी, बी हमने ये मान ली, ये नहीं दे रखा हो भाई दबे, हमने मान ली, इससे बी मान लिया। अगर बी मान लिया तो त्रिभुज के एन पी, छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे बच्चे तो छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा ले लूं मैं, कौन सी, के एन,
या फिर कोई सी ले लें आप, मैं पूरा लिख लेता हूं। के एन अपॉन के एम बराबर एन पी अपॉन एम एल बराबर के पी अपॉन के एल, इतनी ले ली हमने। अब के एन कहाँ है, के एन दे रखी है सी की, और के एम कहाँ है, के एम ये बी मान ली हमने, तो ये कितनी हो जाएगी, बी प्लस सी की हो जाएगी। एन पी कहाँ है, एन पी दे रखी है एक्स की, और एम एल कहाँ है, एम एल दे रखी है ए की। के पी कहाँ है, सर के पी नहीं पता और के एल भी नहीं पता, तो छोड़ दीजिएगा, के पी के एल नहीं पता तो इतनी सी बात ले लें। हमसे पूछी क्या, एक्स पूछी है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी ए गुणा सी बटे बी प्लस सी। क्लियर है, एक्स की जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी ए गुणा सी बटे बी प्लस सी। ये रहा ऑप्शन ए गुणा सी बटे बी प्लस सी। आप समझ गए मेरी बात। सर आपने इन भुजाओं के बारे में कुछ नहीं बताया, ना तो वो इन भुजाओं के बारे में कोई रिलेशन दे रहा, ना कोई रिलेशन पूछ रहा। उसने इसकी वैल्यू पूछी है और किसके टर्म में पूछी है, ए सी बी के टर्म में पूछी है, तो ए सी अपॉन बी प्लस सी इज द राइट आंसर। आप मेरी बात शायद समझ पाए हो। ये क्या सवाल है भाई, दिए गए चित्र में बी सी समांतर है डी के, ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। अगर ये समांतर है तो ये वाली बात मैं ठोक के कह रहा हूं कि ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, और ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला कोण अल्फा होगा, और ये वाला कोण है उसे मैं कुछ ही मान लो, मैं एक्स मान लेता हूं। तो अब मैं एक बात कह रहा हूं, तुम ध्यान से देख लेना भाई से एक ही बार में। त्रिभुज ए डी ई छोटा त्रिभुज सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के। अब नाम भी देख लो मैंने कितनी शानदार तरीके से दिया है। ए पे एंगल देखें कौन सा है, एक्स है, यहां पे भी बड़े वाले में भी देखें एक्स है, डी पे एंगल देखें छोटे वाले में थीटा है, और बी पे एंगल देखें बड़े वाले में थीटा है, ई पे एंगल देखें छोटे वाले में अल्फा है, सी पे एंगल देखें अल्फा है। खत्म। अब इतनी बात हो गई तो मैं उधर नहीं जा रहा, मैं यहीं से कहानी लिख रहा हूं। ए डी अपॉन ए बी बराबर डी अपॉन बी सी बराबर ए अपॉन ए सी। इधर से ही मैंने कहानी बना ली। क्लियर है मेरे बच्चे। अब हम देख लेते हैं क्या दिया है। डी दे रखी है 5, डी है कहीं हमारे पास, है ये रही 5, ठीक है। और बी सी है ये रहा कितने 10, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ ठीक है, ये फिर किस लिए दिया है भाई, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर है। अब देखो भुजाओं का ये दे रखा है, ये छोटे वाले का, और उधर छोटे वाले का कितना दे रखा है, छोटे वाले का पूछा है एडीई का, तो इस छोटे वाले को मैंने मान लिया ए1 एडीई को, और बड़े वाले को क्या मान लिया मेरे भाई, क्योंकि उसने डी भुजा कहाँ है, डी भुजा ये दे रखी है कितने की, डी भुजा की लंबाई है 5, ये रही 5, और बीसी भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, इतनी रही, ये रही यहां से यहां तक 10 दे रखी है। A1 छोटे वाले का एरिया है और A2 हमने मान लिया बड़े वाले का एरिया। ये रूट के अंदर आते हैं, पूरा गांव ये वाली बात जानता है। अगर ये काटेंगे बच्चे तो ये 1/2 आएगा, ये 1/2 बराबर किसके आएगा, √A1 अपॉन √A2 के। क्लियर है मेरे बच्चे। तो यहां से देखेंगे तो A1 अपॉन A2 दे रखा है उसने, बड़े वाले का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 120। अगर यहां से वर्गमूल हटाएंगे तो यहां वर्ग होगा, तो यहां वर्ग होने के बाद ये 1/4 बनेगा, और ये बनेगा A1 अपॉन 120। 4 से तो ये कट रहा है कितनी बार, 30 बार, तो A1 की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी 30। इसका मतलब है जो छोटे वाले का एरिया है वो 30 होना चाहिए। है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर है। छोटे वाले का एरिया 30 है और बड़े वाले का एरिया 120 है। अगर तुम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 30 और यहाँ पर अगर 120 डालेंगे तो देखो बच्चों ये 1/2 बार ही 1/4 होगा, और वर्गमूल आने के बाद 1/2 ही होगा, और 1/2 ही इनकी भुजाओं में अनुपात है। ये मैं सिखा चुका हूँ कई बार, और ये 30 इस सवाल का राइट आंसर है। एक और सवाल आ गया, त्रिभुज ADE। अब देखो नाम देना, देखो ADE और ABC, ये बराबर का निशान क्यों आया है, मतलब ADE सिमिलर कह रहा होगा वो, ADE सिमिलर है ABC के, ADE सिमिलर है ABC के, त्रिभुज ADE सिमिलर है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ADE सिमिलर है
त्रिभुज ABC के, ये क्या है? या फिर ये क्या कहने वाला है भाई? त्रिभुज ये कोण के बारे में कह रहा है शायद, एरर बड़ी है। ये कोण के बारे में कह रहा है कि कोण D बराबर है कोण B के। अच्छा ऐसा कह रहा है ये, ठीक है। अगर ऐसा कह रहा है मेरे भाई तो देखेंगे ये अल्फा है तो ये भी कितना है? अल्फा है। अब देखो इसने मस्त सवाल दिया, ये बहुत अच्छा सवाल है। कोण ADE बराबर है कोण ABC के, ठीक है। ADE बराबर है ABC के, ठीक है। छोटे वाले त्रिभुज में ये मैंने मान लिया ये है मेरा x का, और बड़े वाले त्रिभुज में भी x का है। और भैया आप मुझे बताइए, छोटे वाले त्रिभुज में एक x का है एक अल्फा का है, बड़े वाले त्रिभुज में देखें ABC में तो ये x का है और ये अल्फा का है। तो दोनों त्रिभुज कौन से नियम से? AA नियम से, AA नियम से या फिर AAA नियम से। दोनों नियम एक ही हैं। दो अगर एंगल समान है तो तीसरा एंगल तो समान हो ही जाता है। अब इसका नाम देखो भैया, नाम देना देख लो ढंग से, अच्छा सवाल है। त्रिभुज ADE सिमिलर होगा त्रिभुज ABC के। अब देखो A बिंदु पर जो कोण बन रहा है वही कोण इस A बिंदु पर बन रहा है। जो D पे बन रहा है अल्फा वही B पे बन रहा है अल्फा। जो E पे बन रहा है कुछ नहीं तो वही C पे बन रहा है कुछ नहीं। और आप चाहो तो कुछ भी लिख लो, अल्फा बीटा गामा थीटा, जो भी लिखना है वो लिख लो। क्लियर है? अब यहां से ये देने के बाद अब मैं कह सकता हूं बच्चे कि AD अपॉन AB बराबर होगा DE अपॉन BC के, बराबर होगा AE अपॉन AC के। अब मैं उनसे पूछ लेता हूं तुम क्या कहने वाली हो। ओह ये अब देखते हैं बच्चे, इसने क्या कहा है। AE दे रखी है 8, ठीक है, AE 8 है, EB 7 है, EB 7 है, BC 9 है, BC 9 है, ठीक है। AD 10 है, AD कौन सी है? ये रही AD 10, AD 10 है। और DC कितनी है? DC 2 है। और D की लंबाई पूछिए, मतलब बीच वाले की लंबाई पूछिए। हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। AD कहाँ है? AD हमें पता है ना, AD पता है कितनी है? 10 है। AB कितनी है बच्चे? AB है 7 और 7 14 और 1 15, AB है 15 की, बराबर में D कहाँ है? ये D हमें पता ही नहीं है, D तो शायद उसने भी पूछी है, D हमें पता ही नहीं, D वो पूछ रहा है। DE अपॉन BC कहाँ है? BC दे रखी है 9 की, ओके साहब, बराबर में AE दे रखी है बच्चे AE 8 की, अपॉन AC कहाँ है? और AC दे रखी है 12 की। विद्यार्थी अब आप ये कह रहे होंगे कि सर ये अगर काटने पर पता करें तो 5 दूनी के 10 और 5 तिया के 15, 2/3 आ रहा है, तो ये भी तो 2/3 आ रहा है। 4 दूनी की 8, 4 तिया के 12। अब इन दोनों को ले लें या इन दोनों को ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन दोनों को उठा लूं अगर मैं बच्चे तो ये आ जाएगा DE अपॉन 9 बराबर 2/3। चाहो आप इधर मत लो तो ये भी 2/3 है, रेशो तो सेम ही आना है। अगर रेशो सेम नहीं आया तो फिर काहे के सिमिलर, हाँ या ना। 3 से ये 3 टाइम कटा और 3 दूनी की 6, तो डी की जो वैल्यू आएगी बच्चे, और डी की जो वैल्यू आएगी फाइनल, वो आएगी 3 दूनी की 6। 6 इस सवाल का आंसर है, किसी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला अगली तो स्लाइड खत्म हो जाती है और आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। सिमिलरिटी की सवाल लगाने से पहले इसकी थ्योरी का जो वीडियो है वो जरूर पढ़ना, फिर ना समझ आए तो बताना। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी की फिर बातें करेंगे कल। ओके, गुड नाइट एंड धन्यवाद।